सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का आंसर पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 4 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर है। देखो, पहला तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ए -4,0, बी 4,0 और सी 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार बताना है। ठीक, तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं देखिएगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले बनाना एक बेटा त्रिभुज हमें। तो इसका नाम लिख लो ए, इसका नाम लिख लो बी और इसका नाम लिख लो सी। और ए के निर्देशांक है हमारे -4,0 और बी के निर्देशांक हैं 4,0 और सी का निर्देशांक है 0,3। अब प्यारे बच्चों, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र होता है हमारा x1 - x2। तो ये देखो x1 - x2, तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। और ये y1/2 0 है, तो ये -4 और -4 और ये -4 बन जाएगा। तो -8 और -8 वर्ग करेंगे तो ये वाली बजाय 64 बन जाएगी। यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 64 बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। 16 9 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये 4 का 16 9 का 25, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 का 16 और 3 का 9, 4 का 16 3 का 9, यानी इसके बीच की दूरी आएगी 25। अब देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी ये वाली दो बराबर होंगी। ये आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला हमारा जो त्रिभुज बना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर घाघड़ी। घाघड़ी में दे रखा है tan थीटा बराबर इतना है, तो cos का मान कितना होगा ये बताना हमें। चलिए समझिए इसको। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा tan होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो देखो, लंब बटा आधार ऐसे करके, तो लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है हमारा, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर आधार हमारा ये है, तो a² - b² का इसका होल वर्ग, और लंब हमारा हो जाएगा 2ab का होल वर्ग। देखो, इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो, tan क्या, लंब बटा आधार, लंब का मान ये है और आधार का मान ये है, और पाइथागोरस प्रमेय ये रही हमारी। तो आधार की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। तो ये वाला मान लगाने के बाद यहाँ पे घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे प्लस, और लंब की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्यारे बच्चों a - b का होल वर्ग, तो देखो a² प्लस b² -2a² और b² और ये प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4a² और ये b²। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जब ये घात के ऊपर घात होती है तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो a पे घात 4 और ये b पे घात 4, और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2a² और ये b²। तो प्यारे बच्चों, इधर चल रहा है k²। अब एक हमारा सूत्र बन गया। सूत्र क्या बना है ये, a² प्लस b² का होल वर्ग। जब इसका प्रसार करोगे तो यही चीज बन के आ जाएगी। ये घात से घात कट जाएगी, तो कर्ण बराबर निकलेगा a² प्लस b²। ये हमारा कर्ण का मान निकल के आ गया। तो हमसे पूछा गया cos का मान। तो cos होता है प्यारे बच्चों हमारा, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आपने लाल बटा कक्का देखा होगा, ये वाला लाल एल होगा। ठीक है, यहाँ पे एल, लाल बटा कक्का। तो ये cos होता आधार बटा कर्ण, तुमने आधार बटा कर्ण लिख दिया। ठीक है, तो आधार हमारा ये, आधार कहाँ है, आधार है a² - b²। तो a² - b², और कर्ण हमारा ये रहा a² प्लस b²। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला कहाँ पर है विकल्प, उसी पर टिक लगा लीजिए। तो a² - b², तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा
लाल बट्टे कक्का, तो विकल्प नंबर इसका दूसरा हो जाएगा, घाघड़ी का दूसरा। एक बार चेक कर लें क्योंकि कुछ आंसर भी गलत दिए होते हैं अनसोल्डो में। ये नंबर है घाघड़ी का दूसरा, हाँ ठीक, घाघड़ी का दूसरा है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इसका पांचवा देखिएगा। वीडियो को भैया, वीडियो को लाइक कर लेना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका पांचवा, उसको देखिएगा। पांचवें में दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर है पहले, तो पहले यहाँ पे नंबर लिख लें, पहले का यहाँ खाली यानी पांचवा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या, जो मिनट की सुई की लंबाई है वो हमारी त्रिज्या है, तो आर बराबर लिखना है 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो जो हमारी मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30, तो 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो यही बन जाएगा थीटा का मान। तो थीटा बराबर लिखेंगे 6 अंश हम। अब हमें निकालना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो नई लाइन से लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान लगाना है आपको 22 बटा 7, नीचे निकाल दो। और आर का मान 14 गुणा 14 और गुणा थीटा का मान 6 और बटा 360। अब इसको थोड़ा काटिएगा, 6 यानी 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ये 6 एकन 6, छतरंग 36 बन जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, यहाँ पे 30 बच जाएगा। अब एक काम करिए, पहले इसका गुणा करा लीजिए। देखो 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 और बटा ये 30। अब इसमें लगा दो, 3 का भाग लगाओ पहले। तो देखो 3 एकन 3, इसमें 3 का भाग लगाएंगे हम, 3 एकन 3 भाग खाई बिंदी और 3 दूनी 6 और 0.3 छक 18, 3 छक 18 चलता रहेगा, ठीक है, ये इस प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2.67 हो जाएगा, ठीक। ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और बटा ये 10। एक काम करिए, पहले 6 ही लिखिए अभी इसको। और देखो 10 से पीछे 2 ही अंक लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिख दी लेकिन 2 ही लिखिए। अब इसमें 10 का भाग और लगाएंगे, जब इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो इसका दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 10.266। देखो जब इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो इसका दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला 6 हटाएंगे या ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 10.2 और ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ पर, देखो 27 की जगह पे 26 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, 28 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या, ये वाली संख्या सही होनी चाहिए आगे वाली। तो देखो कहाँ पे संख्या प्राप्त होगी हमें, तो ये वाली संख्या देखो हमारा विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये बताया था ना, यहाँ पे आपका 27 भी हो जाए, 28 भी हो जाए, 26 भी हो जाए, सही चलेगा। तो 10.27, यहाँ पे 26 दे रखा है, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बस यहाँ पे जाना का अंतर ना हो, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो 10.50 से बहुत जाना अंतर है, 1-2 अंक का अंतर यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिएगा प्रश्न हमारा 4 चम्मच है। तो यहाँ पे सूत्र बताना कौन सा सूत्र है हमारा, ठीक है। तो एक देखो सूत्र का पक्षांतर करके दिखा दें आपको। तो पहले वो जो सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य से लिख लो, ठीक है। माध्य लिखेंगे, माध्य। तो यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसको उधर ले आई तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 3 माध्य, वो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। अब देखो ये वाला सूत्र काम ना चाहो तो इसको आप पलट के भी लिख सकते हो ऐसे करके, बहुलक बराबर 3 माध्यक, ठीक है, और माइनस 2 माध्य, ठीक। इस प्रकार ये 3 मिला मत देना, इसमें चाहो तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, बहुलक बराबर 3 माध्य,
तो बेटा इसका ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिएगा दूसरे का यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये सिद्ध करना। तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध कब होगा, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर, अगर हमने ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके हमें दो कोण बराबर दिखाने, कौन कौन से, ये वाले दोनों बराबर दिखाने हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर दिखा दिए तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए समझिए, इसको अनफोल्ड को साइड पे लगाते हैं हम। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरे का इसको ध्यान से समझिएगा आप। तो पहले बनाने बेटा चित्र इसका हम, तो यहाँ पे लिख लें P, यहाँ लिख लें Q, यहाँ लिख लें R, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे S, यहाँ पे लिखेंगे T। ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो सबसे पहले लिखना हमें दिया है, दिया है PS बटा SQ, PT बटा TR। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कोण PST बराबर कोण PRQ, ये भी दिया है। तो नई लांछना सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ये वाले दोनों कोण इसके बराबर होंगे। चलिए ठीक, अब यहां से लिखेंगे निम्न से उपपत्ति। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PS बटा SQ और PT बटा TR, और आगे लिखेंगे दिया है। अब एक चीज आप बताइए, ये भुजाएं कहाँ पर है, देखो PS बटा SQ, PS बटा SQ और PT बटा TR। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोपन है, तो नई लांस लिखना है हमें, थेल्स प्रमेय के विलोपन से। तो जब ये चीज मिल जाती है ना, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो नई लाइन से लिखना है, इसलिए ST समांतर QR। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण इसके, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। देखो ये, देखो ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। तो हमें लिखना है कोण PST बराबर कोण PQR। तो PST, तो क्या लिखना है, कोण PST बराबर कोण PQR। ये डालो समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखना हमें समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 पे निगाह मारिए, देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण PRQ और बराबर कोण PQR। अब देखिए प्यारे बच्चे ये कोण कहाँ पर है, PRQ, देखो PRQ यानी ये वाला कोण, PQR यानी ये वाला कोण। प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमने इसके बराबर निकाल दिया। तो नई लाइन से लिखेंगे, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, बस हो गया।
क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो 1 नंबर में आपको ये नाटकबाजी इतनी करनी थी भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका खा खरगोश, इसको देखिएगा। तो बेटा ये खा खरगोश, इसको हल करना हमें। चलिए हम सोल्ड को साइड पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख लूँ दूसरे का खा। ये भी यार 1 नंबर में कितने लंबे लंबे सवाल हैं बताओ। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 और बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, चलिए समझिएगा आप कैसे इसको हल करना है हमें। तो इसके मान लगाने कुछ हल करना ही नहीं है। तो देखो 5 तो ये लिख लो। तो प्यारे बच्चों cos 60 का मान होता है 1/2 और घात 2 प्लस 4 और सेक 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2 और सेक का हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और ये इसका वर्ग हो जाएगा माइनस tan 45 का मान 1 तो एक ही रहेगा। अब इसके नीचे लगा दो sin 30 का मान 1/2। देखो ये प्यारे बच्चों पूरा 1 हो जाएगा। अच्छा लिख दो, देखो आपने सूत्र देखा होगा, ये हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 ये दोनों बराबर है, थीटा थीटा बराबर है तो इसका मान 1 होगा हमारा। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो देखो इसका मान हो जाएगा ये 5 और ये 1/4 हो जाएगा और प्लस ये 4 और गुणा ये 4/3 और ये माइनस का 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5/4। ये हो जाएगा हमारा 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बटा 3 और -1। तो पहले इन दोनों को हल कर लो, या एक काम करो, चलो पहले इन दोनों को हल कर लो। तो इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, ठीक है। तो ये बनेगा जाके हमारा 15 और प्लस 16 चौको 64 और बटा 12 और -1। 3 पंजे 15 और 16 चौको 64 और 3 चौक 12। तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये 9 79 बटा 12 -1। तो इसके नीचे कर लो तो 79 - 12, इसका इसमें और बटा 12 घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 7, 67 बटा 12। तो बेटा यही इसका आंसर आ गया। देखो क्या कह रहा है इसका आंसर भाई, हाँ 67 बटा 12 बिल्कुल सही निकला। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न उसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है दूसरे का गा गमला। क्या करा देखिएगा इसको, एक बार प्रश्न आपको दिखा दें। यहाँ पे लिखा हुआ 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के किनारे आपस में मिले हुए इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 2 घनों यानी 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो हमारा यहाँ पे 2 घन है बेटा, देखो समझो, और आपने किताब में सवाल लगाया होगा। ये चित्र बनाना नहीं, आपको खाली समझना है, ठीक। आपको समझाने के लिए काम कर रहे हैं। ये 2 घन आपस में बिल्कुल एक जैसे समान है। ठीक, ये बेटा हमारे 2 हमने घन बना दिए। ये घन की भुजा ए है और इसकी भी भुजा ए है और दोनों का आयतन 64 है, इसका भी 64 है और इसका भी 64 है। तो यहाँ पे लिखें घन का आयतन बराबर 64 दे रखा है और घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी ए पे पावर 3 कर लो। ये 64 को लिखा जाएगा 4 पे घात 3, तो ये घात से घात कट जाएगा तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों जो घन की भुजा निकली हमारी 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब प्रश्न ये कह रहा इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाए। अब ये दूर दूर रखे ना, इन दोनों को पास पास मिला दिया जाए तो कैसे बनेगा आकृति देखिएगा इसकी। इन दोनों घनों को जब आपस में मिलाएंगे तो एक बड़ा सा घना बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों घनों को मिलाया जाएगा तो एक बनेगा घनाभ हमारा, ठीक। इस प्रकार ये घनाभ बन गया बेटा। ये
अब देखो ये वाली भुजा कितनी है, 4 है, ये 4 है, तो ये वाली 4 है, ये वाली 4 है, और इसकी चौड़ाई है ये भी 4 है, और ये इसकी ऊंचाई ये भी 4 है। तो प्यारे बच्चों जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया तो एक घनाभ बन गया। तो घनाभ की ये पूरी बन गई लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर 8 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई वही रहेगी, तो चौड़ाई बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये उसकी ऊंचाई है, तो एच बराबर भी 4 सेंटीमीटर लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और ये HL, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए 2L का मान 8 और B का मान 4, फिर 4 गुणा 4, फिर 4 गुणा 8, इसको हल करिएगा आप। 2 ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 16, और ये बन जाएगा हमारा 32। जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये 80, तो 2 गुणा 80, ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा अगला घा घड़ी। और देखिए बेटा इसमें क्या ज्ञात करना हमें, चलो इसका घा घड़ी बता दें। बच्चे काफी कमेंट करते हैं सर आप सवाल छोड़ते बहुत हो। यार एक एक सवाल लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे दैनिक आय, इसका हमें माध्य ज्ञात करना। ठीक है, दैनिक आय, फिर इसके बाद कर्मचारियों की संख्या, कर्मियों की संख्या, कर्मियों की संख्या को लिखा जाता है एफ से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, फिर 180 से 200। और यहाँ पे जो संख्या है ये 12 है, ये 14 है, और ये 8 है, 6 है, और ये 10 है। यहाँ पे लाइन करने नहीं तो इधर इधर का उधर हो जाएगा यार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला कॉलम बनेगा हमारा मध्यमान। मध्यमान को 1 से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, ये बन जाएगा 220। 220 का आधा करेंगे तो 110। अब यहाँ पे देखो कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे अंतर है हमारा 20-20 का, तो उसमें 20 भी जोड़ दीजिए, तो 130, 150, 170, और ये बनेगा जाके हमारा 190। ठीक, इस प्रकार। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 सही है। फिर अगला कॉलम होगा हमारा x इंटू एफ, एक्स इंटू एफ, यानी इन दोनों गुणा करेंगे हम। चलिए समझिएगा भाई, गुणा कराइए इसका। देखो जब इसका गुणा करेंगे तो 12 एकन 12 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13, 132 यानी 1320। 14 3 42, पहले एक जीरो लगा दो, ये हासिल 14 3 42 हासिल 4, 14 एकन 14, 14 4 18, 15 8 120, 120 हो गया। 17 पना 85, 17 छक्का 102, और ये 0। अब 19 एकन 19, तो प्यारे बच्चों ये 1900 निकल के आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एक्स एफ बराबर। तो देखो एक तो 0 ये लगा दो भैया, 0 2 2 4, 4 2 6। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको जोड़ गुणा भाग घटाना बहुत सावधानी पूर्वक करना। अगर नेक से गलती हुई तो बेटा बेमौत मारे जाओगे, बता रहा हूँ मैं, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। एक तो 0 ये लगा दिया, 2 2 4 2 6 हासिल तो लगी नहीं, 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22। एक बार फिर समझो, देखो 8 3 11, 11 में 9 जोड़ा 20, 20 2 22 हासिल 2 लगी है, 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे इसका योग दे रखा है 50। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर
50। तो हमारा जो सूत्र होता है, अब यहाँ पे हम दूसरा पेज लगाने वाले हैं। अब ये मान तो निकालने के बाद जो हमारा एक सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, और इसका मान निकाल चुके हैं हम 72, 60 और बटा 50। तो प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप इसमें 5 का भाग लगा दीजिए। तो 5 का भाग लगाने के लिए चलो देखो, 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 2, 5 चौक 20, यहाँ पे 2 बचा 26 हो गया, 5 25, 10.5 दूनी 10। तो ये देखो इसका आंसर आया कि नहीं आया यार, आंसर आ जाना चाहिए। लो भाई, कहीं पर थोड़ी गलती हो गई यार। ये कौन सा घा? अच्छा, दूसरे का घा है, दूसरे का घा 146 दे रखा, हमारा निकला 145.2 निकला है। और देखिए प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न तो सही तरीके से देख लिया, तो इसका आंसर हमें तो यही लग रहा है। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश करके देखिए, शायद कहीं पे गलती मिल जाए। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन गलती हमें नहीं मिल रही है। ठीक, फिर भी एक बार कोशिश करके देखिए, आपको गलती मिल जाए। गलती मिल जाए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए, नहीं तो प्लस का आंसर यही होगा। अब इसके बाद इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का उसको देखिए कैसे हल करना हमें। तो अब आप लिखिए प्रश्न नंबर तीसरे का। तीसरे का है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या। मैं बहुत सवाल बता चुका हूं इस प्रकार के, फिर भी आपको बता दे रहा हूं। अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा। देखो ये वाला सवाल जो है ना, ये √3, यहाँ पे √2 है, और पीछे वाले सवाल में √3 का बता चुका हूं मैं, पीछे वाले अनसोल्ड में। उसको अपने आप करिए आप, इस प्रश्न को अपने आप करिए। यहाँ पे आ जाइए, तीसरे का खा, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 2 और प्लस 2y बटा 3, और यहाँ पे देखो +1 है, तो 1 को उधर भेज दो। ठीक, -1 हो जाएगा हमारा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 3x प्लस का 4y और बटा 6 और बराबर -1, इसका उसमें गुणा कर दो। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इसका दूसरा समीकरण, उसको देखिएगा। तो x माइनस वाई बटा 3 और बराबर 3, तो इसके नीचे करो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 3x माइनस वाई बटा 3 और बराबर 3, इसके नीचे 1, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, और भाई इसका इसमें, इसका इसमें। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो एक है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा 3x माइनस वाई बराबर 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चिन्ह बदलना है, माइनस प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, 5y बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 15, और 5 एकन 5, 5 3 15, तो y बराबर -3। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो। ठीक है, 1 में रखने पर जो y बराबर -3 है, -3 यहाँ पे लगा देना हमें। तो ये माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर। 3x प्लस का 4 गुणा -3 बराबर -6। तो 3x माइनस का 12 बराबर -6। यहाँ पे कोष्टक मार दो। ठीक, ऐसे करके इसको दिल ले जाओ। तो 3x बराबर -6 प्लस का 12, और 3x बराबर निकलेगा प्लस का 6, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। x बराबर 2 है, y बराबर -3 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद इसका गा गमला देखिए। गा गमला में लिखा हुआ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक सच बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। अब इसको कैसे करना देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का गा गमला। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना आपको इस प्रकार।
यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे कर लो बी। तो ए के निर्देशांक है -4 कामा -3 और बी के निर्देशांक है 5 कामा 2 और अगला बिंदु कर लो पी। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं एक्स कामा 0। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी मानो एम और ये वाली दूरी मानो 1। तो नई लाइन से लिखेंगे हम बिंदु -4 कामा -3 तथा 5 कामा 2 और जो हमारा अनुपात है, अनुपात एम अनुपात 1 हमने माना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, कोट लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोट में क्या 0 है, तो कोट बराबर कोट करेंगे। इसकी कोट कितनी 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोट और बराबर सूत्र की कोटि। अरे भैया ये कोटि कौन सी है, इसकी कोटि है और सूत्र में कोटि कौन सी होती है, बाई वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, सूत्र में कोटि होती है हमारी y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। मान लगा दीजिए, ये तो पहले तो मान लगाओ 0 बराबर y1 का मान कितना है, y1 का मान देखो -3 है और m2 का मान 1 है प्लस y2 का मान 2 है और m1 का मान m है और बटा m1 का मान m और प्लस 1। अब यहाँ पे कैसे गुणा करो, इसका गुणा इसके नीचे कर लो। ठीक, जब इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो -3 और प्लस का 2m बराबर 0। इस -3 को उधर भेजिए तो 2m बराबर 3, तो m बराबर निकलेगा 3/2। ठीक, और यही आ गया हमारा अनुपात। तो नई लाइन से या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3:2। ठीक, तो ये प्रश्न का हो गया हल। तो जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर आ गया हमारा चौथे का खा खरगोश। द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें सीधाचार सूत्र नहीं लगाना है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है इसको। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर चौथे का हम लिख लें खा खरगोश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके देखो 2 3 6, 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2√6 मिल जाए हमें। चलिए समझिएगा, 2 3 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x² माइनस, इसको लिखना है हमें √6x माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर 0। देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस √6 को लिख सकते हैं, अच्छा ये तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3x²। और इस 6 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √2 ऐसे करके। ठीक है, माइनस इसी प्रकार यहाँ पर इसको 6 को लिखेंगे हम √3 गुणा √2x और इस 2 को लिखेंगे √2 गुणा √2 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से √3 कॉमन मिल जाएगा। तो जब √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3x और प्लस यहाँ पर बचेगा, जब √3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हुआ √2x और देखो यहाँ पे माइनस है। हाँ ठीक सही। अब इसमें से माइनस कॉमन क्या ले, इसमें से माइनस √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x और माइनस का √2। देखो जब x कॉमन लेंगे तो ये वाला x हट जाएगा ना, बराबर 0। तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो √3x, थोड़ी गलती कर दी, देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, √3 माइनस का √2। अब ये संख्या √3x माइनस का √2 बराबर 0। तो पहले इसको लिखेंगे √3x माइनस का √2 बराबर 0, 2 को उधर भेजिए तो √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 बटा √3। एक तो ये निकला, दूसरा √3x माइनस का √2 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा √2 बटा √3। तो यही आगे बेटा प्रश्न के आंसर हमारे। ठीक है,
तो भाई इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा अब यहाँ से आप, चाहो तो आप इनको एक बड़े से अंडरूट में लिख सकते हैं, ठीक है, नई लाइन से लिख लो। क्या पूछा था इसने हमें, चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो x बराबर बड़ा सा ऐसे करके 2/3 कामा अंडर रूट 2/3, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद ये चौथे का खा खरगोश था हमारा, अब चलेगा चौथे का गा। इसको देखिए, चौथे का गा है बिंदु इतने इतने और इतने सररेख है, तो ये सिद्ध करना बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे चौथे का लिखना हमें गा, तो बिंदु A,0 0,B और A,1 सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है x1 x2 x3 बराबर 0, y माइनस y और y माइनस y 23 31 12। तो x1 का मान कितना a है, तो यहाँ पे a लगा दीजिए। y2 का मान कितना है b है और y3 का मान 1 है। अब देखो x2 का मान कितना 0 है, तो जब कोष्ठक से बाहर 0 हो जाएगा तो ये पद पूरा ही 0 हो जाएगा, तो उससे मत लिखो, ठीक, ये वाला बिल्कुल 0 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 1 है, y1 का मान 0 है और y2 का मान b है और बराबर 0 लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करें तो ab, फिर इसका इसमें करें तो माइनस का a। अब ये देखो हमारा क्या बनेगा, एक का गुणा ये माइनस का b रहेगा हमारा, माइनस का b, तो यहाँ पे माइनस का b और बराबर 0। अब यहाँ पे हम ए बी को उधर भेज दो, तो इस ए बी को उधर भेजेंगे तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का ए बी। तो देखो यहाँ से माइनस कामन ले लो, जब माइनस कामन लेंगे तो a प्लस b बराबर ए बी, माइनस का तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर, इसके दोनों पक्षों में ए बी का भाग लगाएंगे तो a प्लस बी, तो यहाँ पर भी ए बी होगा और यहाँ पर भी ए बी होगा और ए बी बटा ए बी यहाँ पर भी हो जाएगा। इसकी तो टाटा फेस, तो यहाँ पे 1/1 तो एक ही लिखा जाएगा, बी से बी निकाल दो और ए से ए निकाल दो, थोड़ा क्रम से लिख लो। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो पहले 1/a और प्लस 1/b बराबर 1। तो बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध हो गया हमारा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में एक भी नहीं बताने वाला, ठीक, ये बेटा आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हटा रहा हूं मैं। यहाँ पे ग्राफ पे दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब आ जाइए घा घड़ी, तो आपको लिखना 5वें का घा, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए, इसमें एफ का मान ज्ञात करना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5वें का घा यानी घा घड़ी, तो इसके लिए पहले बनाएंगे टेबल। यहाँ पे लिख लो वर्ग अंतराल, इसके बाद लिखना बारंबारता, फिर लिखना मध्यमान, और मध्यमान आपको बता बारंबारता को एफ से लिखा जाता है, मध्यमान को एक्स से लिखा जाता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका जो बारंबारता दे रखी है 6 एफ, 6, 10 और ये 5। अब मध्यमान निकालें, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 30 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 70 35, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45। अगला कॉलम होगा x इंटू एफ, यानी इन दोनों गुणा करेंगे 30, ये इसका करेंगे तो 15 एफ हो जाएगा, 25 छक्का 150 बन जाएगा।
ये 350 बन जाएगा और ये 25 25 5 चौक 20 225 बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके जोड़ को लिखा जाता है सिग्मा एक्स एफ बराबर, पहले तो लिख लेंगे प्लस का 15 एफ साइड पे लिख दो, ठीक, इसको नहीं जोड़ना है। अब देखो जरा ध्यान समझिएगा, तो प्यारे बच्चों ये 0 0 5, ये 5 हो गया, 5 5 10, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 3 15, हासिल 1, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 755 हो गया इसका जोड़। अब इसको जोड़ेंगे, इसका जोड़ तो कुछ दिया नहीं है, ठीक, समांतर माप दिया हुआ, तो इसके जोड़ को बोला जाता है सिग्मा एफ। तो देखो 6 6 12, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 10 27, तो ये बनेगा 27 प्लस एफ, ठीक। तो हमारा जो सूत्र होता है उसको देखेगा, तो यहाँ पे ना समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, मान लगा दीजिए, समांतर माध्य दे रखा है प्रश्न में 25, तो इसकी जगह 25 और बराबर इसका मान है 755 प्लस 15 एफ बटा इसका मान है 27 प्लस एफ। अब यहाँ पे हम दूसरा पेज लगा लें, ठीक है। अब इसका कैसे गुणा करेंगे, इसके नीचे एक कर लो भाई। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करो, देखो 25 छक्का 150, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से 17 और 25 दूनी 50, 50 में 17 जोड़ेंगे, 50 में 17, एक बार देखिए 25 छक्का 150 और 175 की 5 हाथ से लगी 17 और 25 दूनी 50 और 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67, इतना हो गया हमारा, ठीक है। और प्लस इसका इसमें करें तो ये 25 का एफ बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो 755 प्लस 15 एफ। अब पक्षांतर करिए, इसको दो यानी इसको दल ले जाओ और इसको दल लाओ, तो ये 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 और माइनस 675, ये बचा हमारा 10 एफ बराबर घटाओ 0, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, तो इतना बचा, वो 0 से 0 कट गया, तो प्यारे बच्चों एफ बराबर 8 निकल के आएगा और यही प्रश्न का आंसर है हमारा। जल्दी से नोट करिए, एफ का मान 8 बिल्कुल सही निकला है। अब इस प्रश्न के बाद हम आपको कराने वाले हैं प्रश्न नंबर है हमारा छठे का, इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतने और इतने के मूल वास्तविक हैं। चलिए समझिएगा इसको कैसे हल करना है। तो प्रश्न नंबर लिख लें छठे का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 64 और बराबर 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 होगा और बी का मान के होगा और सी का मान 64 होगा। तो देखो जो मूल वास्तविक होते हैं हमारे, मूल वास्तविक हों, तो जो डी का मान होता है ना 0 से, यानी जो डी का मान होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और डी होता है हमारा विभक्त कर, तो यहाँ पे लगाना बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इस प्रकार। अब बी का मान के का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान 64, और ये हमारी असमका कहलाती है, ठीक, इस प्रकार। तो ये के का वर्ग और माइनस 4 चौक 16 की 6, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये इस प्रकार चलेगा। इसको उधर भेजेंगे तो के का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसको उधर भेजेंगे तो 256, तो के का वर्ग और ये बनेगा जाके हमारा 16 का वर्ग, तो ये घात से घात कट जाएगी, तो इस प्रकार ये इतना निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ यानी के बराबर 16 है और के का मान 16 से बड़ा भी है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे 2 है, यानी के का मान 16 से
के का मान 16 के बराबर और 16 से बड़ा भी है, इसका अर्थ ये हुआ। अब इसके बाद एक दूसरा समीकरण, उसको देखिए, अब बिल्कुल इसी तरह इसको भी हल करना है यहाँ पर। तो दूसरा जो समीकरण है हमारा x² माइनस का 8x प्लस का k बराबर 0। तो यहाँ पे सूत्र यही लगाना है, यहाँ पर a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर k। तो यहाँ पे यही सूत्र लगाना हमें, d बड़ा है 0 से और बराबर भी है, तो d की जगह पे b² माइनस 4ac, ये वाली असम ऐसे चलेगी। b की जगह पे माइनस 8 का वर्ग माइनस 4, a की जगह पे लगाना 1 और इस c की जगह पे लगाना है k, ये वाली असम ऐसी चलती रहेगी। ये बन जाएगा 64 माइनस का 4k और ये इस प्रकार। अब यहाँ पे 64 को उधर भेजिए तो माइनस का 4k, ये माइनस का 64 जब माइनस से माइनस कर जाएगा तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 छंग 24। तो प्यारे बच्चों ये बना यहाँ पर, ठीक है। ये कर लो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे k बराबर 16 है, यहाँ पर भी k बराबर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, देखो यहाँ पे k बराबर 16 है, यहाँ पर भी k बराबर 16 है, तो k बराबर 16 आ जाएगा आंसर। और यही बेटा प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे k बराबर 16 है और यहाँ पर भी k बराबर 16 है, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा k बराबर 16। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर हमारा 6 का खा खरगोश, उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेस्क पर खड़े एक आदमी एक पहाड़ की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए और √3 का ये वाला मान लगाना है। एक बार प्रश्न को फिर देख लो। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेस्क पर खड़े एक व्यक्ति, चलो समझो पहले। प्रश्न नंबर है हमारा 6 का खा। देखो प्यारे बच्चों, पानी की सतह ये हमारी है, पानी की सतह, ठीक है। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर एक जहाज के डेस्क पर, ये हमारा 14 मीटर जहाज है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है। और इधर है हमारी एक पहाड़ी, ठीक, ये हमारी पहाड़ी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी इसने पहाड़ी की चोटी को देखा, इसको यहाँ से मिला दीजिए इतना, तो ये वाला बना कोण 60 अंश का। फिर इसके बाद पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, फिर उसने ये इसका आधार देखा, तो ये वाला कोण बना 30 अंश का। तो जब ये 30 का तो ये भी 30 का हो गया। ये वाली दूरी हमारी है 14 मीटर, ठीक है। तो चित्र बन के तैयार हो गया, ABCD और ये E। तो प्यारे बच्चों ये वाली 14 है तो ये भी 14 होगी, और ये H कर लो, ये X कर लो और ये X कर लो। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई, यानी ये वाली पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी हमें, और इसके बाद जहाज से दूरी और ये वाली दूरी ज्ञात करनी हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BD एक पहाड़ी, माना BD एक पहाड़ी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज EAB में tan 30, तो इसका मान हो जाएगा 40/x, और tan 30 का मान 1/√3 और 40/x गुणा करो इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा 40/√3। तो x बराबर 40 और √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ है,
1.732 गुणा करा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, हासिल 1 और 4 सत्ते 28 और 29 हासिल 2, 4 एकन 4, 4 2 6 और ये वाला 0 जिंदाबाद। और दशमलव से पीछे देखो 3 अंक है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा बेटा हमारा, ठीक है इतना। तो पीछे वाला 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा। तो x बराबर 59.28 मीटर। एक तो आंसर हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। यानी ये हमारा जहाज है, ये वाला जहाज है और ये पहाड़ी की दूरी है, ठीक है। तो ये जहाज की दूरी हो गई हमारी x। अब इसके बाद एक आंसर देखें है कि नहीं है। ये हमारा है छठे का खा खरगोश। 24 पहाड़ी की ऊंचाई और पहाड़ की दूरी, ये 42 दे रखा, क्या लफड़ा। 1 मिनट मैं इसको चेक कर लूँ पहले। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है यार। देखो यहाँ पे 14 था लेकिन हम 40 लिख दिए यार, गलती नहीं, गलता माना जाएगा ऐसे, ठीक। 14 है हमारा, माफ़ी चाहता हूँ यार, तभी गलत निकला इसका आंसर। तो यहाँ पे 14 करिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, 14 चलेगा। अब 14 का गुणा इसमें करेंगे, सब हटाओ, ठीक है। तो ये 14/x है, तो √3 का मान लगाएंगे, ये हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे नई लाइन से हम। देखो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 की 8 हासिल लगी हमारी 2, 14 तियो 42, 42 2 44 हासिल लगी कितनी 4, और 14 पंजे 70, 14 84, 14 सत्ते 98 और 98 में जोड़ दो 4, 102 हासिल लगी 10, 14 एकन 14, 14 और 10, 14 और 10 हो जाएगा हमारा 24, और दशमलव से पीछे 3 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा इसका दशमलव। तो 24.248 है कहीं पर, देखो इसमें, हाँ ठीक, ये वाला निकल के आ जाएगा हमारा 24.248 मीटर। ये हमारी निकल के आ गई, क्या जहाज की दूरी निकल के आ गई, यानी ये वाली दूरी निकल के आ गई हमारी। प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ जो यहाँ पे गलती हो गई यार, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये वाली तो दूरी निकल के आ गई, अब हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज ECD में, तो नई लाइन से लिखना हमें समकोण त्रिभुज ECD में, तो tan 60 तो H/x, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका जो मान है हमारा tan 60, तो ये tan 60 का जो मान है √3 है बराबर H/, अब देखो x का मान ये वाला लगा दो 14 √3, x का मान 14 √3 लगा दो, तो 14 √3, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके नीचे कर लो। तो H बराबर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 14 और √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा, तो H बराबर 14 तियो 42 मीटर। अब यहाँ पे लिखना हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, यानी पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों पहाड़ी की ऊंचाई H+14 है, H+14, और H का मान हमारा कितना निकला 42, 42 + 14, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसको एक बार बैक करके पीछे से देख लो, ठीक। और इसे तो आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। और फिलहाल मैंने गलती बता दी, इसको सही तरीके से आप देख लेना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये हमारी जहाज की दूरी है, यानी पहाड़ी से जहाज की दूरी इतनी है और ये पहाड़ की ऊंचाई हमारी इतने 56 मीटर निकल के आ गई है। अब इसके बाद हमारा अगला गा गमला, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं छठे का गा, क्या कह रहा देखिएगा। छठे का गा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो
तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यार बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है यार, इस प्रश्न में तो नानी की याद आ जाएगी। एक बार प्रश्न को फिर देख लो। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। पहले काम करो, थोड़ा थोड़ा कर लो। पहले एक बनाओ ये अर्धगोला, ठीक है, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार, ठीक। अब थोड़ा और आगे पढ़ लें हम। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले काम करिए, इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए। देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। पहले यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो प्यारे बच्चों इसका व्यास देखिए कितना है, व्यास इसका है कहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और शंख की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, और पाई का मान 3.14 लगाना है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाई यानी देखो यहाँ पे 3 यहाँ 3, तो यहाँ से कॉमन लेंगे पाई आर स्क्वायर बटा 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब इतना कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2r बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे खाली एच बचा हुआ है। तो पाई का मान 3.14 लगाना है और आर का मान 2 है, तो ये 4 बन जाएगा बटा 3। तो यहाँ पे 2 गुणा आर का मान 2 है और प्लस एच का भी मान 2 है। तो यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, चलिए गुणा कराइए। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकन 4 1 5 और 4 3 12, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा बटा 3। और इनको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो यहाँ पे 6 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 11, 12 दूनी 24 और 1 25, दशमलव यहाँ पे घन सेंटीमीटर। पहले इसका एक आंसर मिलाओ, 25 बार आया निकल के। 25 12, ठीक, एक तो आंसर निकल के आया घन सेंटीमीटर। अब इसका प्रश्न आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, ठीक है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बेलन भी है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत का अर्थ है यहाँ पर देखो यानी इसके चारों तरफ, यानी ये बेलन के अंदर डाल दिया गया इसको। ये अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, देखो इनका अंतर ज्ञात करना है। देख बेटा समझ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 2 है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये गोले की त्रिज्या ये 2 है, तो बेलन की ऊंचाई क्या बनेगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी 2 2 4 बन जाएगी, और त्रिज्या इसकी क्या होगी, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 3.14 लगाना और आर का मान इसका कितना देखिएगा, आर का मान 2 है, तो ये 4 हो जाएगा और एच का मान 4 है। इसको हल करिएगा, 4 चौक 16 गुणा 16 गुणा करा दीजिए, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 की 4, 16 चौकू 64 की 4 हासिल लगी 4, 16 एकन 16 चौकू 64 हासिल 6, 16 एकन 16, 16 6 22 हासिल 2 और 3 48 2 50 यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इसमें से इसे घटा दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है ना आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए,
तो यहाँ पे लिखेंगे आयतनों का अंतर, ये देखो ज़्यादा और ये कम है, तो ये घटाएंगे 50 माइनस वो 50.24 माइनस 25.12। तो प्यारे बच्चों इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25.12 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा आंसर है कि नहीं है, ये करा जाना चाहिए। 25.2 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार तो फिर आपको समझा दूं। तो प्यारे बच्चों देखो, वीडियो बैक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले ठोस आकृति थी, ठीक है, तो इसका मैंने आयतन निकाला। फिर इसके परिगत, यानी इसके परिगत एक शंकु है। तो देखो ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये शंकु की ऊंचाई 2 है, ये गोले की त्रिज्या है। तो 2 ये 2 ये, तो ये पूरी बेलन की ऊंचाई बन गई 4, और इसकी त्रिज्या भी, बेलन की त्रिज्या भी 2 होगी। ठीक है, तो ये बेलन की माप मिल गई, तो बेलन का आयतन लगा दिया, तो इसमें से इसे घटा दिया, तो आंसर निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब इसका घा घड़ी अपने आप करिए, इसकी जो माध्यिका है उसको अपने आप निकालिए। अब प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक नाव जिसकी स्थिर जल में 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने में 1 घंटा, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल। प्रश्न नंबर 7 में का माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद नाव की चाल है हमारी, नाव की चाल बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा। और प्यारे बच्चों जो हमारी दूरी इसमें दे रखी है, दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। तो जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो नई लाइन से लिख लेंगे हम, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखो नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाता है और दिशा और धारा की चाल को पीछे रखा जाता है। तो नाव की चाल 5 है और धारा की चाल x है, तो इसको आगे लिखेंगे 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सूत्र होता हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे t1 बराबर, दूरी हमारी 12 है और चाल हमारी है 5 + x। ठीक, इस प्रकार। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। ठीक है, तो 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा, यहाँ पे t2 बराबर, दूरी हमारी वही रहेगी। देखो गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 12 होगा। ठीक, 120 लिख दिया, 12 बटा 5 - x। अब प्यारे बच्चों देखो जरा ध्यान समझिए, जब ये व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा, ठीक है, तो इसको समय कम लगेगा। जब ये वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो इसको समय अधिक लगेगा। तो इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा। तो हमें क्या करना, ज्यादा में से कम वाले घटा देना है। तो t2 - t1 और बराबर कितना समय अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो बराबर 1 प्रश्न में दिया हुआ है। t2 का मान ये है 12 बटा 5 - x और t1 का मान ये है 12 बटा 5 + x और बराबर 1। ऊपर से 12 कॉमन ले लो, ऊपर से 12 कॉमन ले लो। तो जब ऊपर से 12 कॉमन लेंगे तो 1 बटा 5 - x और -1 बटा 5 + x बराबर 1। तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो ये 12 5 + x, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह इन दोनों चिन्ह को बदलेगा, -5 और +x बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 25 - x हो जाएगा बराबर 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ये 2x और बटा 25 - x² हो जाएगा ये बराबर 1। तो 12 दूनी 24, इसके नीचे कर लो 25 - x²
बराबर 24x। ठीक, इसको ले आइए अंदर, या एक काम करो इन दोनों के इधर ले जाओ, तो जब इन दोनों के इधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा x² और प्लस का 24x और माइनस का 25 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करें, अरे भैया देखो इन दोनों को हम इधर ले गए, ठीक है, तो ये देखो प्लस है, प्लस लिख दिया, ये माइनस है, प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, उधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ 25 एकम 25, 25 के ऐसे गुण कर दो 24 हो जाए, तो x² प्लस 25x माइनस x और माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे हम, 25 एकम 25, 25 में घटा देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 को बराबर 0। इसका आंसर तो बहुत कम आएगा यार, 1 किलोमीटर। हाँ ठीक सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 25 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मान ये वाला आंसर अमान निकलेगा, तो ये लिखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो हमारी नाव की चाल यानी जो धारा की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। चलिए भाई, इस प्रश्न के बाद इसका अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। यहाँ पे अथवा है हमारा, साथ में खा का अथवा, साथ में का और ये फिर उसका अथवा। तो यहाँ पे लिखिए, रुको जा 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे विभक्त कर हम। तो a का मान 2 है, b का मान -6, c का मान 3 है, तो b² माइनस 4ac यानी d बराबर निकालना हमें। d का मान माइनस का 6 माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3, ये तो बनेगा 36, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, तो घटाने पे मिलेगा ये हमें 12, ठीक है। डी का मान ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान। कैसे कि मूल वास्तविक तथा असमान है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर और 2a मान लगा दीजिए। b का मान -8 है और प्लस माइनस d का मान ये 12 रहा यहाँ पर ये, और बटा 2 गुणा a का मान 2। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस इस 12 को लिखा जाएगा 4 गुणा 3 और बटा 4। तो 8 प्लस माइनस 4 को 2 लिखा जाएगा, 2 अंडर 3, और ये 4 ऊपर से 2 कामन ले लेंगे हम। 2 जब कामन लेंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर 3 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये निकल के आएगा 4 प्लस माइनस अंडर 3 बटा 2। या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, या एक काम करो इसको प्लस एक बार माइनस लिख दो, 4 प्लस अंडर 3 बटा 2, फिर 4 माइनस अंडर 3 बटा 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इतना छोड़ दो कोई नंबर नहीं काटेगा, इतना कर दे दो तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। और इस प्रश्न में हमने कर दी कहीं गलती बेटा, और गलती कहाँ कर दी है देखो, ये b का मान हमारा 6 है, लेकिन यहाँ पर मैंने कितना लगा दिया, 8 लगा दिया, माइनस का 6। तो यहाँ पर माइनस का 6 करेंगे हम, यहाँ पर भी माइनस का वो प्लस का 6 हो जाएगा। जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 लिखना माफी चाहता हूँ भैया आपसे, ठीक। तो बेटा यहाँ पर भी 3 कर लीजिए, ठीक। इस प्रकार अब ये हमारा प्रश्न सही हो गया है। अब यहाँ से चलेगा प्रश्न नंबर 7वें का खा। 7वें के खा में चित्र दिया हुआ है,
इसको यहाँ से मिलाया और इसको मिलाया यहाँ से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ ई, यहाँ लिखा हुआ बी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी, और ये वाला कोण है इसके बराबर। तो पहले लिख लें, दिया है बी डी लंब ए सी तथा ए सी लंब ए बी। अब एक बात ध्यान समझिएगा, देखो प्यारे बच्चों, बी डी यानी ये हमारा लंब है, ठीक है, यानी लंब होता है 90 अंश का, यहाँ पे चिन्ह ये बनेगा, ठीक, इस प्रकार बनाइए। फिर सी ई लंब ए बी, ये लंब है हमारा, ठीक, 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ये 90 अंश का दिखाना, यहाँ पे चित्र में थोड़ा सही नहीं दिया है, ठीक, ये 90 अंश का साइन बनेगा। देखो यहाँ पर जो साइन दिया हुआ, मैं यहाँ पे ये गोल दिया हुआ, ठीक, गोल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे चौकोल होगा, ठीक, लंब का ये वाला साइन होता है हमारा, ठीक, चौकोल इस प्रकार। तो ये दिया हुआ और सिद्ध करना है, ये त्रिभुज हमारे क्या समरूप है, तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई सी और समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये समरूप करना, यानी कि हमें सिद्ध करना है, ठीक। चलिए समझिएगा, तो नई लाइन से लिखना हमें उपपत्ति। तो प्यारे बच्चों यही दोनों त्रिभुज ले लो पहले, त्रिभुज देखो ये 90 अंश है, तो ये 90 अंश है, और इधर वाला भी 90 अंश है, और ये वाला भी 90 अंश होगा हमारा। त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब समझिए यहाँ पर, तो पहले आप ये देखो त्रिभुज है कहाँ पर, ए ई सी यानी ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, ठीक। देखो मैंने बताया था ये वाला 90 अंश, तो ये भी 90 अंश है। तो इसके बाद ए डी बी कहाँ पर है, ए डी बी। तो प्यारे बच्चों देखो, एक त्रिभुज ये वाला देखना हमें, कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज देखना है बड़ा वाला, ये, फिर एक ये वाला त्रिभुज देखना है, ये दोनों त्रिभुज देखने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर था, 90 अंश का था, लेकिन जब ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का होगा, और इसका ये भी 90 अंश का हो, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो हमें यहाँ पर लिखना है हमें कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी और बराबर 90 अंश। और प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ आएगा, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, देखो इस त्रिभुज में भी आएगा ये और इस त्रिभुज में आएगा। तो कोण ए बराबर कोण ए, और आगे लिख देना आपको उभयनिष्ठ, बस हो गया। इसलिए त्रिभुज ए ई सी और समरूप त्रिभुज ए डी बी किसके आधार पे, ए के आधार पे। बस इसमें इतना ही करना था इस प्रश्न में आपको। हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाइए जो सातवें का खा है, अथवा लास्ट में देखो ये दिया हुआ है, ये देखो, ठीक, यहाँ पे ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। आपने देख लिया प्रश्न, इसको हल कैसे करना देखिएगा। तो यहाँ पे सातवें का खा और आपको लिखना है अथवा का दूसरा, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले एक बनाना त्रिभुज हमें, तो यहाँ पे लिख लो A B और ये C। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, देखो प्रश्न कह रहा है ABC त्रिभुज बना लिया, AC त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु D, AC यही तो है हमारा, ठीक है, AC पर एक बिंदु D इस प्रकार ACB, ठीक है, बराबर कोण किसके है, BABD, यानी इसको यहां से ऐसे करके मिलाना है हमें इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे D। एक बार फिर समझिए, देखो यानी AC पर D बिंदु स्थित है, ठीक है, इस प्रकार स्थित है
ACB, ACB, ACB यानी ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण ACB और किसके बराबर है, ABD के, ABD के, ABD के इस कोण के बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और ADB समरूप है। चलिए समझिएगा भाई इसको अब। तो यहाँ पे लिखना हमें परिलु दिया है, इसमें दिया हुआ है कोण ACB और बराबर कोण ABD, यानी कि बेटा ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। और सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज ADB। तो इसके दो कोण बराबर दिखा दीजिए, ठीक है, दो कोण बराबर दिखा दो, हो जाएगा काम। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। तो प्यारे बच्चों कहाँ त्रिभुज है, देखो ABC, ABC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसके बाद ADB, ADB और ये छोटा वाला त्रिभुज। तो देखो ये वाला कोण प्यारे बच्चों इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, कोण ACB बराबर कोण ABD, आगे लिख दो दिया है। और ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, देखो दोनों त्रिभुज में है ना, देखो बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो कोण A बराबर कोण A, आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज ADB किसके आधार पे, AA के आधार पे। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस जय हिंद जय भारत।